हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों, क्या हाल चाल है? तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और हमने बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो हमने पढ़ लिए थे। और बच्चों, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो ओनली एसेक्सुअल मेथड से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसी एक प्रोसेस जरूर होती है जिसके थ्रू जेनेटिक वेरिएशन जो है वो आते हैं। तो उस मेथड को हम बोलते हैं पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है उसके तीन मेन मेथड्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। बच्चों, आज हम इस लेक्चर में उन मेथड्स को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों एक एक करके। सबसे पहला मेथड जो है पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में वो है ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट करके जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से बैक्टीरिया में चेंज होता है ये प्रूव करने वाले जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले साइंटिस्ट वो थे ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने बच्चों एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और डिप्लोकोकस न्यूमोनी के ऊपर। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटेड ऑन डिप्लोकोकस न्यूमोनी। बच्चों, 12th क्लास में जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल टॉपिक है, उसके अंदर भी आप ये एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, और वहां पर जो नाम दिया हुआ है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और ये बैक्टीरिया जो है बच्चों, इसके दो डिफरेंट स्ट्रेन जो थे वो एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किए गए। वो स्ट्रेन कौन कौन से थे बच्चों? एक था R2 स्ट्रेन और दूसरा था S3 स्ट्रेन। ये जो दो डिफरेंट स्ट्रेन थे, इनमें एक्चुअल डिफरेंस क्या था? इनके अंदर डिफरेंस था कि यहाँ पर R2 स्ट्रेन जो है बच्चों, उसके अंदर कैप्सूल जो है वो एब्सेंट होता है, यानी ये नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थे, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन वायरुलेंट, इस टाइप के बैक्टीरिया थे। जबकि S3 स्ट्रेन जो था बच्चों, वो कैप्सुलेटेड है और वायरुलेंट है। तो बच्चों, R का मतलब रफ है, S का मतलब स्मूथ है। डिफरेंस किस चीज का? कैप्सूल का। कैप्सूल प्रेजेंट है इसलिए स्मूथ, नहीं है तो रफ। और बच्चों, जो ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है S3 स्ट्रेन है, वो ज्यादा वायलेंट है, डेंजरस है। ये क्या करता है? ये माइस जो है उसके अंदर जब इंजेक्ट करके देखा इन्होंने तो उसे किल कर दे रहा था। जबकि R2 स्ट्रेन जो है वो डेंजरस नहीं, ये माइस को किल नहीं कर रहा था। तो इस टाइप का स्ट्रेन लिया और माइस के ऊपर इंजेक्ट करके इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। कैसा एक्सपेरिमेंट था बच्चों, पहले उसे समझेंगे। अभी आप ध्यान रखोगे क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो है वो सबसे पहले ग्रिफिथ ने किया था। कौन सा बैक्टीरिया यूज किया? डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अब होता क्या है ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों? प्रोसेस को हम समझेंगे, देखते हैं प्रोसेस क्या एक्सपेरिमेंट था और उससे एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला। बच्चों, पहले साइंटिस्ट जो है वो ये मानते थे कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन हो सकता है। दे आर नॉट श्योर कि वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है। तो उसी चीज को प्रूव करने के डायरेक्शन में ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया बच्चों? देखो इन्होंने क्या किया। इन्होंने सबसे पहले R2 स्ट्रेन लिया। R2 स्ट्रेन कौन से बैक्टीरिया का है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इस R2 स्ट्रेन को लेकर के उन्होंने क्या किया? इसे इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इन माइस। जब इन्होंने माइस में इस R2 स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो फिर उन्होंने देखा रिजल्ट क्या हुआ? माइस जो है वो सरवाइव कर गया, माइस सरवाइव। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, R2 स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट, डेंजरस नहीं है, बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाया। फिर उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में अब उन्होंने S3 स्ट्रेन को चूज किया और बच्चों फिर से इस स्ट्रेन को उन्होंने क्या किया? माइस में इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इन माइस। और अब की बार रिजल्ट क्या था बच्चों? अब की बार रिजल्ट जो है वो
मैंने आपको बताया था कि ये S3 स्ट्रेन जो है वो डेंजरस होता है, वायलेंट होता है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, माइस डाइड, माइस जो है वो मर गई। ठीक है बच्चों, ये रिजल्ट जो है वो प्रेडिक्टेड है, जैसा कि हम जान रहे हैं कि S3 स्ट्रेन डेंजरस है, कैप्सुलेटेड है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, अब इस S3 स्ट्रेन को हीट से किल कर दिया, हीट किल्ड S3 स्ट्रेन। उन्होंने हीट किल्ड S3 स्ट्रेन को इंजेक्शन में लोड किया और इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर, इंजेक्टेड इन माइस। एक चूहा एक्सपेरिमेंट के लिए लिया, उसके ऊपर उन्होंने इंजेक्ट कर दिया, और अब की बार इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ बच्चों, माइस जो है वो सर्वाइव कर गई, माइस सर्वाइव। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसे तो किल कर दिया है, किल कर दिया है तो उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो गई होगी, तो वो कोई टॉक्सिन नहीं बना रहा होगा, तो इसीलिए माइस जो है वो सर्वाइव कर गया। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, और अब की बार क्या किया उन्होंने, अब की बार हीट किल्ड S3 स्ट्रेन जो है उसके साथ मिक्स कर दिया उन्होंने लिविंग R2 स्ट्रेन, और फिर इसके बाद में से क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इन माइस। और बच्चों अब की बार जो रिजल्ट था वो चौंका देने वाला था। अब की बार हालांकि S3 स्ट्रेन जो वायलेंट है उसको हीट किल कर दिया है, R2 स्ट्रेन जो जिंदा है वो नॉन वायलेंट है, फिर भी रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट रहा कि माइस डाइड, माइस जो है वो मर गया। ये एक्सपेरिमेंट के बाद में ग्रिफिथ जो है उनका सर चकराने लग गया, वो सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। आखिर जब हमने हीट किल स्ट्रेन को लिविंग R2 स्ट्रेन के अंदर मिक्स करके इंजेक्ट कर दिया, तो फिर उस टाइम पे माइस जो है वो मर क्यों गई, जबकि हमने तो वायलेंट जो बैक्टीरिया थे उन्हें किल कर दिया था ऑलरेडी। बहुत उनका सर चकरा रहा। बच्चों मैं आपको थोड़ा सा सार्कास्टिकली थोड़ा सा आपको एक स्टोरी बना के सुनाता हूँ। जब उनका सर चकरा गया तो वो अपने घर पहुंचे बहुत ही परेशान होकर के, और वहां पर उनकी दादी माँ है, उन्होंने देखा कि अरे ये ग्रिफिथ जो है वो इतना परेशान क्यों है। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्यों इतना परेशान हो तुम। उसने अपनी दादी को सारे एक्सपेरिमेंट बता दिया। उसने बता दिया कि हीट किल्ड S3 स्ट्रेन है, उसको लिविंग R स्ट्रेन के साथ मैंने मिक्स करके चूहे में डाला और चूहा जो है वो मर। उसकी दादी ने बोला कि तो ये तो बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, इसको समझाने में क्या बहुत ही आसान सी बात है। जैसे चौंक गया, उसने बोला अच्छा दादी माँ के पास एक्सप्लेनेशन है, मेरे पास नहीं है। तो उसकी दादी माँ ने क्या बोला, उसकी दादी माँ ने बोला कि जैसे तुमने क्या किया, हीट के S स्ट्रेन को हीट से किल कर दिया, किल कर दिया तो क्या हो गया, इसका भूत बन गया, और इसका भूत जो है वो R स्ट्रेन के अंदर चला गया, लिविंग R स्ट्रेन के अंदर भूत चला गया। और भूत चला जाता है तो क्या होता है, प्रॉपर्टी आ जाती है वो भूत वाली, खतरनाक बना दिया उसने R2 स्ट्रेन को, और इसीलिए R2 स्ट्रेन ने चूहे को मार डाला। अब ये स्टोरी सुन करके जो ग्रिफिथ है उसका दिमाग सही ठिकाने पे आ गया, उसको समझ में आ गया कि आखिर क्या हुआ। इसका मतलब जरूर से वो चीज जो इसके लिए डेंजरस बना रही थी, यानी S3 स्ट्रेन के अंदर कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से उसके अंदर वायलेंट प्रॉपर्टी थी, जरूर से वो एंटर हुआ है किसके अंदर, R2 स्ट्रेन के अंदर। कुछ बच्चे इसको सच मान लेते हैं स्टोरी को, सच नहीं बच्चे ऐसे बनाइए कि S3 स्ट्रेन है उसका कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल जो इसके कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल था, वायलेंट कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल था, वो लिविंग R स्ट्रेन में आ गया है, और उसने क्या किया, उसने R2 स्ट्रेन को भी वही प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर दी। उसके अंदर भी कैप्सूल बन गया, उसके अंदर भी टॉक्सिन्स बनने लगा, और इसलिए वो एक डेंजरस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि R2 स्ट्रेन ने डेड बैक्टीरिया के आसपास जो उसके फ्रेगमेंट, डीएनए के फ्रेगमेंट पड़े थे, उनमें से कुछ फ्रेगमेंट्स को पिक किया होगा, और वो डीएनए बैक्टीरिया को नई प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने लग गया। R2 बैक्टीरिया को उसने हीट किल S स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। आई बात समझ बच्चों? तो वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू, वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई बैक्टीरिया मीडियम में से डीएनए लेता है, उसे अपने न्यूक्लियोटाइड से इंटीग्रेट करता है, कुछ नई प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। आई बात समझ? तो क्या हुआ, ग्रिफिथ ने बोल दिया कि भाई डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से स्ट्रेन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। प्रोसेस को उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन बोला। लेकिन
लेकिन बाकी साइंटिस्ट जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला कि ऐसा डीएनए है, ये कैसे पता चलेगा, ये तो प्रोटीन भी हो सकता है ना, मीडियम में से प्रोटीन ले लिया हो, उसकी वजह से प्रॉपर्टी आ गई हो। तो इन्होंने प्रूव तो किया कि जेनेटिक मटेरियल की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन एग्जैक्टली वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसे बाद में प्रूव किया था एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी। 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। इन तीनों ने क्या किया बच्चों, इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि डीएनए जो है वही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। डीएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, और इसके बाद में जब हार्शेचेज ने एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, तब जाके क्लियर ही हो गया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं होता है। तो आखिर इन्होंने किस तरीके से प्रूव किया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये डीएनए की वजह से हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। बच्चों मैं आपको वो भी बताता हूं। यहाँ पर ये जो टॉपिक है बच्चों, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो तो बता ही रहा है, साथ में आपको 12th क्लास का जो जेनेटिक्स का एक एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को भी यहाँ पर क्लियर कर रहा है। देखो बच्चों इन्होंने क्या किया, अब सपोज कि एक कल्चर मीडियम है, इन्होंने क्या किया, एक कल्चर मीडियम लिया और इस कल्चर मीडियम पे इन्होंने ग्रो करवा दिए कुछ बैक्टीरिया, कौन से, R2 स्ट्रेन, नॉन वायलेंट। अब इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, बैक्टीरिया हीट किल तो हो गया, लेकिन इसके जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे वो कुछ वहां पर प्रेजेंट होंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन के ऊपर इन्होंने कुछ एंजाइम्स यूज करने स्टार्ट किए। सपोज उन्होंने एंजाइम किया यूज प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक कर देगा। यानी अब यहां पर सपोज बचा एक्सट्रैक्ट ए, तो इस एक्सट्रैक्ट ए के अंदर प्रोटीन के अलावा बाकी सारे बायोमोलिक्यूल होंगे। उन्होंने क्या किया, इस एक्सट्रैक्ट ए को यहां पर डाल दिया, यानी अभी इन्होंने ऊपर से जो मीडियम में डाला वो क्या है, वो प्रोटीन के अलावा बाकी सारे मॉलिक्यूल हैं, उसके अंदर डीएनए भी है, आरएनए भी है, वो सारे हैं। और इन्होंने चेक किया कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं। इन्होंने देखा कि ए एक्सट्रैक्ट डालने के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, प्रेजेंट है, ए की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या, प्रोटीन जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आई बात समझ में बच्चों, वो मॉलिक्यूल हटा ही दिया, डाइस करवा दिया उसको, और फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब प्रोटीन जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं था किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ऐसे इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, अब इन्होंने क्या किया, सपोज आरएनएज लिया, आरएनएज यूज किया, और अब आरएनएज यूज किया तो अब क्या बच गया, अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बी बचा मान लो। अब इस एक्सट्रैक्ट बी के अंदर क्या नहीं है, प्रोटीन निकल गया था, आरएनए भी निकल गया है। उन्होंने क्या देखा, अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आरएनए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, सपोज इन्होंने यूज किया डीएनए, एक्सट्रैक्ट सी बचा। अब इन्होंने क्या किया, यहां पर एक्सट्रैक्ट सी डाल दिया। एक्सट्रैक्ट सी डालने के बाद में अब उन्होंने इस बैक्टीरिया को चेक किया, अब इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुए। किसके हटने के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन रुक रहा है, डीएनए के हटने के बाद। इसका मतलब कौन सा फैक्टर है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, डीएनए है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आई बात समझे, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो न्यू प्रॉपर्टी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, वो डीएनए की वजह से आ रही है। वो डीएनए जो उसने मीडियम से अपटेक किया उसकी वजह से आ रही है। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट जो है एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने किया था। ठीक है बच्चों, तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ गया, और आपको एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने कैसे प्रूव किया कि डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो भी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या अब आप ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कर सकते हो क्या? हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कैसे, कि ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच in which piece of DNA is
टेकन अप बाय बैक्टीरिया। बच्चों बैक्टीरिया की सेल वॉल में कुछ ऐसे कंपेटिबिलिटी प्रोटीन होते हैं जिनके थ्रू वो डीएनए को अपटेक कर सकता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल में नहीं है, हमारे हम डीएनए को ऐसे अपटेक नहीं कर सकते, बैक्टीरिया कर सकता है। The process in which piece of DNA is taken up by bacteria that integrates with nucleoid and provides some special characters to bacteria। क्या हुआ, उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज हो गया। ऐसा प्रोसेस में बैक्टीरिया ने डीएनए को मीडियम से अपटेक किया। डीएनए इज टेकन अप बाय बैक्टीरिया फ्रॉम मीडियम, लिख दो, फ्रॉम मीडियम दैट इंटीग्रेट्स विद न्यूक्लियोइड एंड प्रोवाइड सम स्पेशल कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सिंपल सी प्रोसेस जिसमें कोई बैक्टीरिया मीडियम में से डीएनए ले लेगा और उसका जेनेटिक मेकअप जो है उसमें कुछ चेंज आ जाएगा। पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक मेथड। दूसरा मेथड देखो बच्चों, सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं हम, वो है कॉन्जुगेशन। बच्चों कॉन्जुगेशन जो है उसको, उस प्रोसेस को सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था लेडरबर्ग एंड टॉटम ने, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई के ऊपर, एस्चेरिशिया कोलाई के ऊपर, ई कोलाई एस्चेरिशिया कोलाई के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था वो हम समझते हैं क्या होता है कॉन्जुगेशन। उसके लिए पहले कुछ बैक्टीरिया के टाइप्स देखो। एक होता है F प्लस बैक्टीरिया, जिसे हम मेल भी बोलते हैं। बच्चों ये बैक्टीरिया क्या होता है, मेल बैक्टीरिया क्या होता है? मेल बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसका न्यूक्लियोइड, और इस न्यूक्लियोइड के अलावा इसके पास एफ प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। एफ प्लाज्मिड हमने पहले ही बात की थी, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होगा तो एफ प्लाज्मिड बोल देंगे इसको। तो ये प्रेजेंट है, और इनके अंदर पिलाई जो है बच्चों वो भी प्रेजेंट होती है, लॉन्ग पिलाई या सेक्स पिलाई, जिसके थ्रू ये कॉन्जुगेशन करेगा। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोल देते हैं, एफ प्लस। ये मेल होता है, मेल की तरह बिहेव करता है। ऐसे बच्चों यदि कोई ऐसा बैक्टीरिया है, ऐसा ई कोलाई है, ई कोलाई रॉड शेप होता है बच्चों, जिसके अंदर हमने देखा न्यूक्लियोइड नहीं है, सेक्स पिलाई नहीं है, सॉरी न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मिड नहीं है, सेक्स पिलाई नहीं है, इस बैक्टीरिया को क्या बोल दिया हमने, ये है एफ माइनस एज अ फीमेल। ठीक है बच्चों, थर्ड टाइप का बैक्टीरिया हम देख रहे हैं यहां पर, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो प्लाज्मिड है वो इसके न्यूक्लियोइड से जाके इंटीग्रेट हो गया। न्यूक्लियोइड है और इस न्यूक्लियोइड से जाके अटैच हो गया है इसका एफ प्लाज्मिड, कुछ इस तरीके। तो यहां पर इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, एपिसोम। एपिसोम, एपिसोम क्या है, प्लाज्मिड अटैच्ड विथ न्यूक्लियोइड, उसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, उसे हम बोल रहे हैं एपिसोम। और इस टाइप के बैक्टीरिया को के पास भी कॉन्जुगेशन के लिए सेक्स पिलाई होगा बच्चों। यह है सेक्स पिलाई, यह है एफ प्लाज्मिड, इसका न्यूक्लियोइड है। तो इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम HFR या फिर सुपर मेल। बच्चों यहाँ पर HFR का मतलब क्या है, HFR का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन प्रोसेस पढ़ रहे, कॉन्जुगेशन करेगा ये, तो इट शोज 500 to 1000 times more frequency of conjugation as compared to F plus। F plus के कंपेयर में इसकी कॉन्जुगेशन की स्पीड जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होती है बच्चों। कितनी, 500 to 1000 टाइम्स मोर फ्रीक्वेंटली ये कॉन्जुगेशन करता है।
ठीक है बच्चों, तो ये तो बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स समझ में आए आपको कि F प्लस क्या होता है, F माइनस क्या होता है और HFR क्या होता है। F प्लस के अंदर प्लाज्मिड जो है वो न्यूक्लियर से सेपरेट होगा, HFR में वो अटैच हो जाएगा जिसे न्यूक्लियर से, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एपिसोम बोल देते हैं। अब देखते हैं बच्चों कॉन्जुगेशन कैसे होता है और कॉन्जुगेशन के टाइम पे क्या होता है, अभी हम देख रहे हैं प्रोसेस। बच्चों प्रोसेस में भी सबसे पहले देखते हैं हम F प्लस और F माइनस के बीच में कॉन्जुगेशन कैसा होता है, फिर हम देखेंगे F प्लस और HFR के बीच में कॉन्जुगेशन कैसे होता है। conjugation between F plus and F minus। देखो बच्चों, अभी हमने देखा दो टाइप के बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया F प्लस जिसके पास न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोइड के साथ साथ इसका एक छोटा सा प्लाज्मिड सेक्स पिलाई भी प्रेजेंट है। ये बैक्टीरिया कौन सा है, F माइनस बैक्टीरिया भी देखा बच्चों अभी हमने, ई कोलाई, और इसके पास में प्लाज्मिड नहीं। अब ये दोनों बैक्टीरिया जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में आने के बाद में क्या होता है बच्चों, उनके बीच में जो इनका सेक्स पिलाई है उसके हेल्प से कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। इसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गया। फिर यहां पर क्या होता है बच्चों, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी क्या है, इंडिपेंडेंटली अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। तो प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट करता है और इसकी कॉपी जो है वो ट्रांसफर कर देता है दूसरे F माइनस वाले बैक्टीरिया में, कुछ इस तरीके से। फिर क्या होता है, फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है वो ब्रेक हो जाता है और दोनों बैक्टीरिया सेपरेट हो जाते हैं। अब समझना बच्चों क्या हुआ यहाँ पर, प्लाज्मिड जो है उसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। जब F प्लस और F माइनस आए, F प्लस को हम क्या बोल रहे हैं, मेल, और F माइनस को बोल रहे हैं फीमेल। जब मेल और फीमेल आए, एक दूसरे से मिले, कॉन्जुगेशन हुआ, उसके बाद में जब दोनों सेपरेट हुए तो बच्चों आपने देखा क्या चेंज हुआ कि F माइनस जो फीमेल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो मेल में कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया F माइनस से F प्लस में, यानी दोनों के दोनों क्या बन गए, F प्लस बन गए। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं कॉन्जुगेशन, और इसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ गया। कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन टू बैक्टीरिया कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर इज नोन एज conjugation. So change in genetic material is bring about by direct physical contact between two bacteria. ठीक है बच्चों, ये तो F प्लस F माइनस में कॉन्जुगेशन हुआ। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि F प्लस F माइनस में कॉन्जुगेशन होता है तो क्या चेंज होगा, F माइनस विल बी चेंज टू F प्लस। ठीक है, यदि HFR वाला कॉन्जुगेशन है बच्चों, यानी कॉन्जुगेशन बिटवीन HFR एंड F माइनस, तो फिर क्या होता है वो देखते हैं। देखते हैं बच्चों क्या होगा। उस केस में क्या होगा, सबसे पहली बात कि HFR का देख रहे हैं, F प्लस नहीं है यहाँ पर, HFR बैक्टीरिया। HFR बैक्टीरिया क्या होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर जो है उसी से अटैच होगा, क्या, उसी से अटैच हो जाएगा इसका प्लाज्मिड, ये रहा प्लाज्मिड। अब बच्चों खास बात क्या है कि प्लाज्मिड सेपरेट होता तो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर रहा होता, लेकिन यदि ये इससे अटैच हो गया तो उस केस में क्या होता है, उस केस में डीएनए का रेप्लिकेशन उस पॉइंट के आगे से स्टार्ट होगा जहां पर ये प्लाज्मिड अटैच्ड है, यानी कि डीएनए पहले रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा यहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यानी प्लाज्मिड के रेप्लिकेट होने का नंबर कब आएगा, लास्ट में, क्योंकि जब ये ऐसे रेप्लिकेट, और यूनिडायरेक्शनल होता है, बाय डायरेक्शनल भी नहीं होता है, यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है, उसको हम रोलिंग सर्कल मेथड के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों, बहुत डीप में अभी नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात करते हैं। यूनिडायरेक्शनल यहां से स्टार्ट हुआ कुछ इस तरीके, यदि डीएनए का रेप्लिकेशन इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, जब ये पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा तब जाके नंबर आएगा किसका, प्लाज्मिड का। कितना टाइम लगेगा,
20 मिनट से तो ज्यादा, 40 मिनट से तो ज्यादा ही लगेगा, यूनिडायरेक्शनल चल रहा है। अब आप सपोज करो कि एक HFR और F- बैक्टीरिया जो है वो 40 मिनट तक अपने सेक्स पिलाई के थ्रू ऐसे विदाउट डिस्टर्बेंस, बिना हिले डुले ऐसे पड़े हों। पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल, क्योंकि मीडियम में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होगा, कोई दूसरा बैक्टीरिया से आके टकरा गया, कुछ भी हुआ तो क्या होगा? कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि ये डीएनए जो रेप्लिकेट हुआ था उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो आके रह जाएगा, प्लाज्मिड का ट्रांसफर नहीं होगा। तो जो HFR वाला बैक्टीरिया था, HFR वाले बैक्टीरिया में तो कोई चेंज नहीं आया, ये तो अभी भी वैसा ही है HFR। और जो F- वाला बैक्टीरिया था बच्चों, उसमें क्या हो जाएगा? उसमें डीएनए का कुछ स्पेशल पार्ट, जो डीएनए का कुछ पीस जो है वो तो आ जाएगा, लेकिन वो डीएनए प्लाज्मिड नहीं है, वो उसके नॉर्मल न्यूक्लियोइड का ही कॉपी होगा। सपोज इतना पार्ट आ गया, कॉपी बन गई, यानी पार्शियली क्या हो गया? डिप्लॉयड हो गया। एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है, इसलिए इसको हम F- ही बोलेंगे। और यहाँ पर F- जो है वो कैसी है? वो है पार्शियली डिप्लॉयड। पार्शियली डिप्लॉयड है, इसको हम मीरोजाइगोट भी बोलते हैं बच्चों। मीरोजाइगोट पार्शियली डिप्लॉयड होता है। तो क्वेश्चन यदि आएगा कि HFR और F- के बीच में, HFR और F- के बीच में कॉन्जुगेशन होता है तो क्या चेंज होता है? HFR में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन F- जो है वो पार्शियली डिप्लॉयड हो जाएगी, रहेगी F- लेकिन पार्शियली डिप्लॉयड हो जाएगी, जिसे हम मीरोजाइगोट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्जुगेशन किस तरीके से होता है वो बात हमने डिटेल में यहाँ पर देखिए। कॉन्जुगेशन को डिफाइन कैसे करें? डिफाइन कर सकते हो, पहले भी अभी बात की है। प्रोसेस बाय विच टू बैक्टीरिया कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, direct physical contact by the help of sex pili, and genetic material plasmid is transferred from one bacteria to another bacteria. Process in which DNA is transferred from one bacteria to another bacteria by the help of sex pili. बच्चों क्या इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं? इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे बच्चों? क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। क्या यहाँ पर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई? नहीं, उसी इंडिविजुअल में जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर हुआ है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हो रही है, इसीलिए हम इसे रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। लेकिन जेनेटिक मटेरियल एक से दूसरे में ट्रांसफर हुआ है, कुछ कुछ वैसी ही प्रोसेस होती है, इसीलिए बोल देते हैं कि इट इज शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट नॉट द एक्चुअल मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोसेस जो होता है दैट इज नॉट एक्चुअल मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट अ सिमिलर प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉन्जुगेशन के बाद में थर्ड प्रोसेस देखते हैं, ट्रांसडक्शन। क्या होता है? ट्रांसडक्शन। थर्ड प्रोसेस देख रहे हैं हम, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन प्रोसेस है बच्चों, इसको डिस्कवर किया था किसने? बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। प्रोसेस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच डीएनए इज ट्रांसफर्ड, बता देता हूं बच्चों, प्रोसेस इन विच डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया थ्रू बैक्टीरियोफेज। बच्चों बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस है, बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला वायरस है। तो बैक्टीरियोफेज के थ्रू डीएनए जो है वो डोनर से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है, उस मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। समझते हैं ये भी कैसे होता है, देखते हैं बच्चों। एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पे। किसने किया था? जिंडर और लेडरबर्ग। देखो बच्चों,
सपोज एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड, अब यहां पर इसके ऊपर अटैक किया किसने, एक बैक्टीरियोफेज ने। बैक्टीरियोफेज कैसा होता है बच्चों, बैक्टीरियोफेज जो है वो एक ऐसा वायरस है जिसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ टेडपोल जैसा होता है, हेड होता है, नेक होता है, ये टेल है और टेल के ऊपर टेल फाइबर है। तो टेल फाइबर के थ्रू ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हो जाता है और इसके अंदर डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो इंसर्ट कर देता है, वो ट्रांसफर कर देता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। कुछ इस तरीके से इन्फेक्शन किया। अब इस जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा, अलग अलग टाइप के ट्रांसडक्शन होते हैं। हो सकता है कि ये जेनेटिक अबॉर्टिव टाइप का ट्रांसडक्शन हो, जहां पर ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियोइड में इंटीग्रेट ना हो पाए और धीरे धीरे कुछ जनरेशन के बाद में लॉस्ट हो जाए, या फिर बैक्टीरिया के पास डिफेंस मैकेनिज्म आ रही है, उसके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको कट कर दे, तो उस केस में बैक्टीरिया के अंदर कोई चेंज नहीं आ पाएगा। लेकिन दूसरा केस जिसके अंदर हमने क्या देखा बच्चों, कि ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो जाकर के इंटीग्रेट हो गया किससे, इसके न्यूक्लियस से, यानी बैक्टीरियोफेज का डीएनए आया और आकर के वो अटैच हो गया किससे, बैक्टीरिया के न्यूक्लियस से, बैक्टीरिया के न्यूक्लियस का पार्ट बन गया। अब क्या होगा बच्चों, यदि ये इसका पार्ट बन गया तो अब दो केस पॉसिबल है। क्या क्या केस पॉसिबल है, या तो दो टाइप की साइकिल चल सकती है, एक चल सकती है लाइटिक साइकिल और एक चल सकती है लाइसोजेनिक साइकिल। थोड़ा सा स्पेस जो है वो बचाता हूं बच्चों। यहाँ पर हमने देखा कि बैक्टीरियल डीएनए के साथ में ये वायरल डीएनए जो है वो जुड़ गया है, और अब दो टाइप की साइकिल चल सकती है। कौन कौन सी साइकिल, एक होती है लाइटिक साइकिल और एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल। बना रहा हूं यहाँ पर लाइटिक साइकिल। लाइटिक बच्चों, लाइसिस वर्ड से रिलेटेड है। लाइटिक, लाइसिस का मतलब क्या होता है, या लाइसिस का मतलब होता है डेड हो जाए, यदि सेल डेड हो जाए तो लाइटिक साइकिल बोलेंगे। और लाइसोजेनिक साइकिल जो होगा बच्चों, उसके अंदर सेल जो है वो डेड, बैक्टीरियल सेल जो है वो डेड नहीं होगी। तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है, लाइटिक साइकिल के अंदर इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो वायरस आया था उसका डीएनए अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट करता है, बहुत सारी अपनी कॉपी। और जब ये खुद की कॉपी करेगा तो बैक्टीरियल डीएनए का या तो कोई सा भी पार्ट जनरलाइज टाइप का ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है उसे ये क्या करता है, अपने अंदर अटैच कर लेता है, साथ ही सिंथेसाइज करता है बहुत सारा कैप्सिड, बहुत सारा कैप्सिड बनाएगा। क्या करेगा, इंटीग्रेट होकर के ये न्यू वायरल पार्टिकल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है बच्चों, और फिर क्या हुआ, ये जो पूरा वायरस बनेगा बच्चों, इसके अंदर ये वायरस बैक्टीरियल सेल को अब क्या होगा, अपनी कॉपी बनाई, इसने वायरस ने मल्टीप्लाई किया और बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए था उसको ब्रेक कर दिया, उसके फ्रेगमेंट्स करवा दिए और सेल को लाइज करके यहां से बाहर निकल गया। आई बात समझो बच्चों, क्या हो गया कि वायरस ने इसके ऊपर अटैक किया। वायरस कैसे मल्टीप्लाई करता है, ऐसे तो करता है कि सेल के अंदर अटैक किया, उसके जेनेटिक मटेरियल डीएनए के ऊपर कंट्रोल किया, अपनी कॉपी बनानी स्टार्ट की। बिल्कुल वही काम हुआ, कॉपी बनानी स्टार्ट कर दी और उसके बाद में सेल को डैमेज किया, सेल को किल कर दिया और ब्रेक करके बाहर रिलीज हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यू वायरस जो है वो बाहर आ जाएंगे। अब इन वायरस के पास खुद का डीएनए तो है ही, साथ में क्या, साथ में ये बैक्टीरिया का डीएनए भी है। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है वो क्या है, ये डोनर बैक्टीरिया है। डोनर बैक्टीरिया का डीएनए किसने पिक कर लिया, बैक्टीरियोफेज ने। बहुत सारे बैक्टीरियोफेज जैसे डीएनए को ले लेंगे। अब क्या करेंगे, यही बैक्टीरियोफेज जो है वो जाकर के फिर अटैक करेगा किसी दूसरे हेल्दी बैक्टीरिया के ऊपर। ये कोई दूसरा हेल्दी बैक्टीरिया था बच्चों और इसके ऊपर इसने अटैक कर दिया। इसके ऊपर अटैक करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि वायरस जब इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो जो जेनेटिक मटेरियल लेके आया था, खुद का जेनेटिक मटेरियल तो है ही, साथ में दूसरे बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल है। किसका, डोनर बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल है, उसे ये यहाँ पर अंदर में ट्रांसफर कर देगा। देखा बच्चों, तो डोनर बैक्टीरिया के डीएनए का कुछ पार्ट जो है वो रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर आ गया है, ट्रांसफर हो गया है। तो इस टाइप की जो साइकिल होती है उसे हम बोलते हैं लाइटिक साइकिल, क्योंकि इसमें सेल डेड हो जा रहा है
और बैक्टीरियोफेज ने क्या काम किया, डोनर से रेसिपिएंट बैक्टीरिया तक डीएनए का ट्रांसफर किया ताकि उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाए। अब वो किल भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। यदि किल कर देगा तो लाइटिक साइकिल चलती रहेगी, किल नहीं करेगा तो लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा, यहाँ तो बैक्टीरियल सेल इज लाइज्ड, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल बाइनरी फ्यूजन होगा। बैक्टीरिया के अंदर जो बाइनरी फ्यूजन होता है बच्चों, तो उस टाइम पे बैक्टीरिया जब अपने खुद के डीएनए की कॉपी बनाएगा तो खुद के डीएनए के साथ साथ में क्या होगा, वायरस के थ्रू जो डीएनए आया था उसकी भी कॉपी बनती जाएगी। तो इस तरीके से दो बैक्टीरिया फॉर्म होंगे और दोनों के अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा जो वायरस के थ्रू आया था। इसे हम क्या बोलते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना कि बैक्टीरियोफेज डोनर से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में डीएनए को ट्रांसफर करता है और वहां पर दो टाइप की साइकिल चल सकती है, या तो बैक्टीरियल सेल लाइज हो जाए, डेड हो जाए, या फिर लाइज ना हो, नॉर्मल बाइनरी फ्यूजन के थ्रू वो डिवाइड करता रहे और जेनेटिक मटेरियल उसके पास नया आ जाए। हाँ, हो सकता है कुछ जनरेशन के बाद ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाए, वापस से लाइटिक में कन्वर्ट हो जाए। T2 T4 बैक्टीरियोफेज जो है वो लाइटिक साइकिल चलाते हैं, लैम्डा फेज जो होता है वो जनरली लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो चलाता है। ठीक है बच्चों।